हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइज आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो हम बस एनसीईआरटी अपनी खोल लेते हैं। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ना यार देखो, मतलब आज के इस लेक्चर में या फिर अभी जो आने वाले लेक्चर है ना, मैं पेन टेबलेट का यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, तुम देख सकते हो। पता है क्या हो रहा है कि मैं ना वहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो टैब है ना उसमें पुट नहीं कर रहा हूँ पेन अपना, पर स्टिल ये हवा में ही ना ये चला जा रहा है ना। दिक्कत ये हो रही है इसके साथ। मतलब मैं मूव कर रहा हूँ, वो चल रहा है, मतलब उसे मैं मतलब पुश करूंगा ना तो वो रुकेगा भी नहीं, ऐसा हो रहा है। यार ये ना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, तो तुम्हारे लिए भी होगा, आई नो, बिकॉज तुम लोग यार इस इन ग्लिचेस के लिए नहीं आते हो, मुझे मालूम है। बट यार सॉरी फॉर दैट, है ना। मैं ना बेस्ट पॉसिबल वे में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कैसे तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाए। बट यार रियली सॉरी फॉर दिस, है ना। अभी इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। अब इससे सारे रिप्लेसर में 3-4 दिन लग जाएंगे, बट टिल देन हम रुकेंगे थोड़ी। हम चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैं जितना पॉसिबल वे में हो सकेगा समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। बट हाँ, तुम ये सोचो यार थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करके बता पाऊँ, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी फॉर दैट, है ना। बट हाँ, पॉसिबल जितना हो पाएगा मैं करूँगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ठीक है, इस पेन टेबलेट को हटा देता हूँ, जा भाई तू बाद में। अब करते हैं स्टार्ट। How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? अब हम सब जानते हैं भाई, व्हाट इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई फोर्स क्या होता है। भाई देखो, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि लिखने में मेरे को यार लिखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे तो यार। आई नो प्रॉब्लम मुझे होने वाली है, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे प्रॉब्लम। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, G m1 m2 अपना आर स्क्वायर होती है। अब लेट सपोज मान लो दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 दिस ऑब्जेक्ट का मास है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है भाई क्या, वो है आर, वो है आर। ठीक है, अब उसने बोला कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आर से चला जाता है r/2। आर से कहाँ चला जाता है, r/2 से। हाफ बोला ना, तो हाफ कर दिया इसका r/2। अब बस कुछ नहीं करना, मैं पुट करना है बस। इसमें यदि तुम r/2 पुट करोगे, मतलब r/2 पुट करने का मतलब है कि सर ऐसे और 2 का भी स्क्वायर। तो बस 2 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 4G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन वॉट, अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ऐसे जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा वर्क वो करेगा। ठीक है, तो बस यही तुम्हारा आंसर है, 4 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारे पुराने वाले एफ का। ठीक है, तुम्हारा जो नया एफ आएगा। ठीक है, समझ आई बात इतनी सी कि भाई कुछ नहीं करना, आर से r/2 जाना है, तो भाई डिस्टेंस वो हो जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। चलो मैं इसे ट्राई भी कर लेता हूँ, मैं रूटिंग राइटिंग बेड से, तो यह तो मैं समझ उतना नहीं आएगा, बट स्टिल हम ना थोड़ा सा, तुम लोग बस उस पेन वाली जगह पे वहां मत जाना जहाँ पे मतलब उल्टे सीधे लिखा हुआ है ना। बस जो मुझे मैं सही से लिखूंगा वो चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो जैसे यार कैसे काम करेगा। चलो काम तो करना पड़ाएंगे इसे, रुकना जरा। अरे यार ये इसमें भी तो आप नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है वो, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। अब जरा ना ये तुम्हारा, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए इसमें पूरी पूरी। ठीक है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ यार, उसका थोड़ा सा जरा ना वो रहेगा दिक्कत, बट हम ट्राई पूरा पूरा करेंगे, हमें सब चीज समझ में आए। ठीक है यार, ये वो क्या रहा है, मुझे समझ में ये चीज ये भी तो आ जाए थोड़ा सा। चलो, क्या बोल रहा है, अब मुझे एक चीज बताओ जरा कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ सरफेस पे गिर रहा है, ऊपर से हमने छोड़ा वो गिर रहा है। तो भाई उसमें ग्रेविटेशन एसेलेरेशन कितना लगता है, ग्रेविटेशन एसेलेरेशन ना दो, एसेलेरेशन कितना लगता है। सर वो जी लगता है, हम
11 में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ढंग से पढ़ाऊं, बट ना जब ढंग से नहीं पढ़ा पाऊँ ना तो बड़ी गुस्सा आती है। चलो, अरे यार क्या बोला मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ना, ये जो रेड ऑरेंज दिख रहा है तुम्हें, ऑरेंज पट्टी मान लो ये अर्थ सरफेस, ठीक है, और ये जो रबड़ है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के टुवर्ड्स गिर रहा है, देखो दिख रहा है गिरता हुआ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस पर एक्सेलरेशन कितना लगता है? तुम बताओगे सर जी लगता है, हम पढ़ते हुए आए ना पिछले लेक्चर में, पिछले जो चैप्टर्स है उनमें बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। हाँ जी, तो उस पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, कितना लगता है वो लगता है हमारा जी के बराबर, जी के बराबर लगता है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक ट्रक गिराओ, मान लो एक ट्रक गिराओ ऊपर से, तो क्या उस पर जी कुछ अलग लगेगा? सर नहीं, जी तो सबके सेम होता है। अगर मैं ऊपर से रबड़ गिराऊं तो उस पर जी कुछ अलग लगेगा? नहीं सर, उस पर भी सेम ही लगेगा। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जी अगर अगर जी सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भाई तो तुम्हारा वेलोसिटी क्यों ही चेंज होगा? वेलोसिटी क्यों ही चेंज होगा अगर तुम्हारा जी कांस्टेंट है तो फिर? तो इसी कारण से तुम्हारा जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम स्पीड से फॉल करते हैं एज ए लाइट ऑब्जेक्ट। बट सर यहाँ ना एक चीज और आती है। एक चीज क्या? एक चीज होती है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कैसे होता है? लेट सपोज रबड़ है और सेम ये, अब ना ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रबड़ और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों दीदी की टेबल पे गिर रहे हैं ऊपर से, दीदी पढ़ रही है, दीदी की टेबल पे गिर रहे हैं। अब क्या है, मुझे एक चीज बताओ, इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो तुम्हें ऑरेंज ऑरेंज जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऊपर से गिरेगा और मान लो मैं हवा की जगह, है वो हवा ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना पानी, तुम्हें दिखाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं नीचे से ना पानी की बौछारें ऐसे गिराऊं उस पर, दिख रहे तो पानी की बौछारें ऐसे गिरते हुए, बौछारें का मतलब कि पानी गिरा रहा हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है, और सेम टाइम मैं रबड़ में पानी गिरा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि भाई ज्यादा पानी किस पे गिर पाएगा? तुम ऐसा ऐसा समझ सकते हो कि मान लो बाल्टी है ना, एक इतनी सी बाल्टी है जिसका बिल्कुल रबड़ के बराबर जिसका शेप है, नीचे इसका रबड़ बराबर चौड़ाई है, और एक ऐसी बाल्टी है जिसकी चौड़ाई इतनी बड़ी है, तो ज्यादा पानी किसमें भर पाएगा? सर इस वाली बाल्टी में, जो हमारी ऑरेंज वाली, उसमें ज्यादा भर पाएगा। तो भाई एयर रेजिस्टेंस भी सेम तरीके से वर्क करता है। एयर रेजिस्टेंस जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ज्यादा लगता है, जबकि तुम्हारा जो रबड़ का कम है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, है ना। ये इफेक्ट होता है जब हम बात करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। इस कारण से हम सीधा बोल पाते हैं कि भाई हमारे हैवी ऑब्जेक्ट और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम स्पीड से गिरेंगे व्हेन दे आर अंडर ग्रेविटी ओनली, व्हेन दे आर अंडर ग्रेविटी ओनली, या बोलो फ्री फॉल कंडीशन में। फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है? जिसमें हमारा केवल हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर गिरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? What is the magnitude of a gravitational force between Earth and a 1 kg object on its surface? Mass of Earth is this and radius of Earth is this. अब मैंने तुम्हें बताया है what is force on an object, it is G m1 m2 upon r square। क्या? G m1 m2 upon r square। थोड़ा सा अगर मैं इसे लिख पाऊं तो, चले बात, चल गया। G m1 m2 upon r square, यही होता है फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, यही होता है। तो बस क्या करना है, तुम्हें m2 की जगह लिख देना है 1 kg। भाई ये अपने आप चलने लगा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चल गया। तो g m1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या डाल दोगे? ये डाल दोगे। रेडियस क्या क्या डाल दोगे? ये डाल दोगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे गिरते हैं तो हम, जब तक कंसिडरेबल हाइट नहीं होती, क्या नहीं होती? कंसिडरेबल हाइट नहीं होती, तब तक हम क्या लेते हैं उसे? तब तक हम उसे रेडियस ऑफ अर्थ से ही मेजर करते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ से मेजर करेंगे तो भाई 6.4 यहाँ रख देना, जी रख देना, और मास को हम क्या मानते हैं? सेंटर में मानते हैं। मास को हम मानते हैं सेंटर में मानते हैं, तो हम मास रख देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सी चीज थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें भारी, है ना। चलो अच्छी बात है यार, चलने लगा, ये तो बहुत ही प्यारी बात है यार। तुम लोगों का भाई, तुम लोगों का लग चलता है, मेरा नहीं चलता, है ना भाई। लगभग कुछ नहीं होता, सब हार्ड वर्क है। हम हार्ड वर्क कर रहे थे, भगवान ने कहा नहीं है, चला लो, कोई बात नहीं, है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ मालूम है भाई, दो ऑब्जेक्ट्स ही तो है, अर्थ और मून, कुछ अलग थोड़ी है तो ऑब्जेक्ट्स ही आखिर, उन पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो यूनिवर्सल फोर्स है। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force which the earth moon attracts the earth? भाई साहब हम मुझे एक चीज बताओ, हमने पिछले
पिछले ही चैप्टर में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है कि नहीं? न्यूटन कौन नहीं, अरे न्यूटन लॉ। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी के मारे हम थोड़ा सा बौखला गए। आप खराब मत कर देना सर, आप है ना यही कह रहे होगे तुम लोग मन ही मन की, सर आप खराब मत कर देना हम इसे। अरे दादा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था जब, तो उसमें क्या पढ़ा था? थर्ड थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड जो लॉ था हमारा वो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को उतने ही मैग्नीट्यूड से खींचेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई बाय द सेम फोर्स, बाय द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अगर मून को एफ से खींचेगा, जो कि एफ क्या होगा? जी एम ऑफ अर्थ इंटू एम ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द अर्थ एंड मून सरफेसेस, है ना, का होल स्क्वायर, उतने ही फोर्स से हमारा मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब क्या बोला इसने? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होता है कि भाई दोनों सेम मैग्नीट्यूड से एक तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं, इस कारण से दोनों ही मूव नहीं करेंगे। सिंपल से आता है, मतलब यही चीज है कि ना, दो बंदे हैं, दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं, है ना, दो बंदे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, एक पतला सुखेला बंदा है, एक बढ़िया सा मोटू सा बंदा है, वो दोनों खींच रहे हैं, है ना। और ये लाइन जो, ये पॉइंट जो मैंने बताया ना, सर्कल, ये सर्कल है कि जीतेगा कौन, ये अगर इस साइड चला जाएगा तो ये जीत जाएगा, इस साइड चला जाएगा तो ये जीत जाएगा। अब क्या है, अब दोनों ही ना सेम फोर्स से खींच रहे हैं, है ना, दोनों ही सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो भाई क्या रस्सी मूव करेगी? नहीं करेगी। अगर मैं रस्सी को अपनी तरफ खींचना है तो हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना सामने वाले बंदे से, तो वही चीज है, अगर फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं तो भाई कैसे ही मूव कर जाएंगे। समझ गए किसी बात को? और मैंने तो बताया भी था भैया, ग्रेविटेशन इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है, इस कारण से वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ नहीं खींच पाते। चलो ठीक है, समझ आया इतनी बात क्यों नहीं होता है? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बीमारी लौट आई, बीमारी लौट आती है भाई, जल्दी जल्दी बीमारियां जो है ना लौट आती है भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहा है? What happens to a force between two objects if the mass of one object is doubled? भाई कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, फोर्स देखा है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, मालूम है तुम्हें। अब वो बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट्स है m1 m2 अपॉन, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं r है कुछ। अब वो होता कुछ नहीं बोल रहा, वो हर बार कह रहा है कि ना, हर बार वो कुछ ना कुछ चीज चेंज करेगा, पूछेगा कि अब फोर्स कितना हो गया, अब फोर्स कितना हो गया, ठीक है। तो मैं इनिशियल फोर्स मालूम था, मैंने कुछ चेंज तो किया है, देखो क्या होता है, शायद प्रेशर सेंसिटिव कुछ मैंने हटाया है ना, देखते क्या होता है। चलो भगवान सही हो जाए बस। क्या बोला वो? द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तब क्या हो रहा है? अब कोई मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मैं बस चेंज करते जाना, इसी में ये पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये पूरा फॉर्मूला है, ये तुम्हारे पूरा वो है, हमने सेम क्वेश्चन बेटा जी, सेम क्वेश्चन करके आए हैं हम इन टेक्स्ट में। मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट कराऊंगा बस, उसके बाद दोनों तुम्हें करना है, चलो सेकंड वाला भी करा दूंगा, बाकी तुम्हें करना है। अब बोल रहे हैं द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर इसका मास पहले m1 था, अब हो जाए 2m1, तो भाई अब फोर्स कितना हो जाएगा? तो भाई बस 2m1 कर दो यहाँ पे, 2m1m2 इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो गया पिछले वाले फोर्स से। अब ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये तो भाई तुम्हारे F के बराबर है ना, तो जो तुम्हारा F2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2F के बराबर हो जाएगा कि नहीं इस वाले केस में? हाँ जी सर, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल और ट्रिपल, डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, तो भाई अगर ये r से 2r चला जाएगा या फिर 3r चला जाएगा, तो बस हमें पुट करना है। अगर 2r चला गया तो नीचे क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर आ जाएगा, 3r चला जाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे? 9r स्क्वायर आ जाएगा बस। और भाई ऊपर तो सब कुछ सेम ही रहेगा, gm1m2, और ये तुम्हारा किसके बराबर है? ये बराबर तुम्हारे f के, फिर से तो तुम्हारा जो f3 आएगा ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा f/9 के या फिर f/4 के। बस ये बताना था, लास्ट वाला तुम खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा।
यार इजी है, मैंने पहले करा चुका हूँ, बात ये है, वरना मैं कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंडली मुझे अभी ना ये प्रॉब्लम भी हो रही है, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत भी है उसका, है ना। सो थोड़ा समझो यार, कर लोगे, इतना इजी है यार, कोई टफ नहीं है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी तुम्हें। पहली चीज, इट कीप्स ऑन कीप इट कीप अस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या, मतलब क्या, इसका मतलब सीधा सीधा सा है बेटा, कि क्या, कि अगर अगर भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा, मतलब ग्रेविटी नहीं होगी, तो पता है क्या दिक्कत आएगी, हम अर्थ तरफ से टिक ही नहीं पाएंगे। क्यों, वरना हम उड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे ना भाई, अगर कोई चीज जब अर्थ से दूर चली जाती है तो ग्रेविटी खत्म हो जाती है। ग्रेविटी खत्म हो जाती है जब जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, तो भाई हम उड़ने लगते हैं। तो सेम चीज है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम अर्थ तरफ से भी उड़ने लगेंगे, हमने पैर नीचे जमीन पर रख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पहला तो ये चीज हो गया। सेकेंडली क्या, द द ऑब्जेक्ट्स, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स टुवर्ड्स द सन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ चुका है, इस वजह से मैं अब इसे, लेकिन कोशिश करता हूँ, रुको रुको, कोशिश करते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स टुवर्ड्स सन, वरना भाई वो कर ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, याद करो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था। सेंट्रीपिटल कैसा लगता है, सेंटर की तरफ, और वो किस में हेल्प करता है भाई, हमारे गोल 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 घूमने में। वरना हम क्या होंगे, हम भटक जाएंगे, हम कहीं ऐसे चले जाएंगे, कहीं ऐसे चले जाएंगे। तो वही फोर्स है जो हमें रिस्पॉन्सिबल है कि हम किसकी तरफ रोटेट कर पाते हैं, सन की तरफ रोटेट कर पाते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंस है। बाकी इंपॉर्टेंस वो टाइड अकर्स है ना, टाइड अकर्स इन द ओशन, ये सब जो है ना, ये सब भी तुम्हारे इंपॉर्टेंस है। ये मैंने तुम्हारे सब, ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर था यार, इन टेक्स्ट में था, इसलिए मैं ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। और ये अपने करा हुआ है। तीन तो मैंने तुम्हें बता ही दिए, द टाइड सर्कल, सेकेंडली द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स टुवर्ड्स द सन। थर्ड क्या बताया मैंने तुम्हें, थर्ड बताया इट कीप्स सन ऑन द अर्थ सरफेस। भाई वरना हम उड़ते उड़ते फिरेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, भाई जी, जी। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल वो कंडीशन होती है जिसमें हम ग्रेविटी के अंदर गिरते हैं, ग्रेविटी के अंदर रहते हैं। तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कितनी लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, जी होता है। तो बस ये कितना आता है, जी। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ये समझो। अरे यार मैं परेशान हूँ, लेट्स रुको रुको, अरे मैं गया नहीं हूँ यहीं पे हूँ, है ना। देखो, ये रहा, ये मान लो तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस दिख रहा है। अब इस पे ना एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, गिर क्यों रहा है, हर ऑब्जेक्ट गिराना है तुझे बस, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भैया परेशान है हम तो भारी, भाई परेशानी हो गया वहां से, बताऊं तो यार, बिकॉज मैं तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सर आप अभी से बैठे हो, नहीं जी बेटा जी, मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ इस चक्कर में, है ना। चलो कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हो लेंगे तुम्हारे लिए परेशानी, बोलेंगे। लेट्स सपोज ना ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब अगर ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो अब वो पूछ रहा है कि भाई वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या बोलते हैं उस अर्थ सरफेस के और ऑब्जेक्ट के बीच का। तो भाई तुम्हारा हम एक वजन, हमारा जो वेट होता है ना, वही वो फोर्स है। मैंने क्या बताया था भाई, तुम अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है तुम्हारे अर्थ सरफेस पे, सर एम इंटू जी। जी क्यों सर, क्योंकि फोर नेट फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए के। और सर एक्सलेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज जी, इज नथिंग बट जी। और हमारा सर वेट ही होता है जो हम अर्थ सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं, है ना। तो वही सर वो उसे वेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेट कहते हैं उसे। मैंने बताया भी था मैंने तुम्हें, है ना, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस नोन एज वेट, ठीक है। चलो, Amit weighs few gram of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold? What? If not, why? The value of G is greater on the poles than the equator.
अब पोल पे ना जी की वैल्यू ज्यादा होती है, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है, ठीक है। अब उसने क्या करा, वो चालाक था तुम्हारा आमिर, जो तुम्हारा दोस्त था ना वो चालाक था। उसने क्या करा, उसने अपना जो गोल्ड है ना उसने पोल पे खरीदा। कहाँ खरीदा? पोल पे। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, हमारा जो वेट होता है किसी भी चीज का या गोल्ड का भी, तो वो होता है m/g। अब भाई मास तो की चीज का कांस्टेंट ही होता है हर जगह, लेकिन जी अगर चेंज होगा तो हमारा सर ओवरऑल वेट चेंज हो जाएगा, है ना। अब भाई जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो भाई तुम्हारा क्या हो गया, कम मास भी, मान लो मास है 10 ग्राम और जी की वैल्यू है 5। मैं एक बार, मेरे को पोल इक्वेटर पे पता नहीं है, मान रहे चलो 5, ठीक है मान रहे 5 है, तो क्या आ गया यहाँ पे वेट कितना आएगा, 50, 50 आ जाएगा, ठीक है 50 आ जाएगा। वेयर एज एट द सेम टाइम अगर मेरी जी की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 10 तो कितना आएगा 100। मतलब क्या हो गया, अगर मेरी जी की वैल्यू डबल हो गई तो हमारा मास क्या हो गया, वो हमारा जो वेट हो गया वो भी डबल हो गया। तो भाई अब अगर वेट डबल हो जाएगा, वेट अगर डबल हो जाएगा तो भाई वही चीज है ना। अब अगर तुम 100 न्यूटन का वेट है वो पोल पे आ रहा है और 50 न्यूटन का वेट आ रहा है इक्वेटर पे, तो भाई तुम्हारा दोस्त तो थक गया ना, क्योंकि भाई मास तो सेम ही रहा, लेकिन वही चीज पोल पे उसे महंगी मिली। पोल पे उसे क्या हुआ, पोल पे वही कम वजन उसे बहुत ज्यादा, मतलब उसने आराम से खरीद लिया उसे, और वो वहां पे बेच रहा है उसे जहाँ पे उसकी वैल्यू कम है। तो भाई सिंपल ज्यादा ठगा है ना, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई क्यों मैं एक्सेप्ट करूं, कि तू तो भाई पोल से लेके आया है, वहां तो ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है, वहां आराम से वेट जो है, अगर तुम्हारा मास अगर कम भी, मास गोल्ड का जो मास है वो कम होगा तब भी मेरे को तो कम गोल्ड मिलेगा फिर, तो अगर मैं इक्वेटर पर खरीद रहा हूँ तो फिर समझो इस चीज को कि भाई जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा है, तो तुम्हारा जो वेट आ रहा होगा गोल्ड का, मान लो 50 ग्राम गोल्ड था, उसका वेट कुछ ज्यादा आ रहा होगा वहां पर तुम्हारे इक्वेटर पे वही जो वेट है वो कम आ रहा है ना, तो वो नहीं खरीदेगा ना कि ये तो कम आ रहा है, तू तो कह रहा था उतने में लेके आया, लेकिन ये है तो इतना ही, ये तो कम है। तू बोल रहा था 100 न्यूटन वेट है, लेकिन यहाँ तो 90 न्यूटन ही आ रहा है, तो मैं क्यों खरीदूं उसको। तू तो 100 न्यूटन के हिसाब से पैसे लेगा, लेकिन चीज तो मुझे 90 न्यूटन मिल रही है, तो भाई मैं नहीं खरीदूंगा ना। तो वही चीज है बस, ठीक है वही चीज। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? भाई सिंपल सी बात है, एक शीट ऑफ पेपर नीचे स्लो क्यों गिरेगा देन अ बॉल। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सेम क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है, देखो इस वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया तो मैं अभी बताया था कि मान लो ये जो ऑरेंज वाले स्लाइड है, ये मान लो पेपर है, और जब मैंने गुड़ी मुड़ी कर दिया तो वो रबड़ के शेप का हो गया, ठीक है पेपर है रबड़ के शेप का हो गया। तो यहाँ आता तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व, कि भाई एक पेपर पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। वेयर है जब तुमने उसे क्रम्बल कर दिया, एक रबड़ के शेप का कर दिया, तब क्या हो गया, तब वो हो गया भाई एरिया बहुत कम हो गया, तो एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो जी की वैल्यू तो सेम रहती है, जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन ड्यू टू द सरफेस एरिया एयर रेजिस्टेंस वो चीज, हमारा जो स्टोन जैसा जो पेपर है वो जल्दी गिर जाएगा, वेयर हमारा शीट ऑफ पेपर बहुत देर में गिरेगा। समझे? चलो अच्छी बात है, समझ गए होगे तो। अगर उसमें पूरा अपना एयर ड्रैग का वो है, एयर ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 ऑफ as strong as gravitational force on earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on a moon on earth? भाई 10 kg का ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे कैसे निकालोगे, 10 into 9.8 मतलब कितना आएगा 98 kg। सिंपल mg 10 into 9.8 98 kg आ गया। मून पे कितना होता है 9.8/6 होती है तुम्हारी जी की वैल्यू, 9.8/6, और एम तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि यूनिवर्सल होता है, तो बस उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, देखो अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये है तुम्हारे, मैं तुम्हें बताऊं ये सारे, हाँ चलो अगर चल रहा है जब तक चलेगा तब तक करेंगे क्वेश्चन, नहीं चलेगा तो हम छोड़ देंगे, हम अब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। A ball is thrown vertically upwards at the velocity 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द हाइट टू विच इट रीचेस। चलो एक बॉल है 49 मीटर पर सेकंड से सिर्फ, तो हमने फेंका, ठीक है, ये ऊपर जाएगी भाई, ऊपर जाके रुक जाएगी कहीं ना कहीं, तो भाई वो मैक्सिमम हाइट हमें बतानी, वो बतानी है मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी पता है, पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हाँ सर वो भी पता है, कैसे पता है भाई, ऊपर जाके बॉल रुकेगी ना, ग्रेविटी भाई बढ़ते 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 वो जो एकदम जीरो हो जाएगी सर, क्योंकि ग्रेविटी कैसे लगेगी सर बॉल पे, हमारे ग्रेविटी लगेगी सर नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -g,
मैंने माइनस को लगाया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है मोशन के। मोशन कैसा हो रहा है, मोशन हो रहा है ऊपर, लेकिन हमारी ग्रेविटी पीछे लग रही है, इसलिए वो कैसे लगेगी, माइनस जी टाइप की। तो बस कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच किसे निकालेंगे, एच निकालेंगे अपना भाई। एच किस में आ सकता है, याद करो याद करो याद करो सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सर, वी तो है मालूम है 0 है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। 2a एच नहीं, एच ले लेते हैं। एच क्यों, क्योंकि एच ऊपर हट गया है। और सर एस्लेशन भी नेगेटिव है, एस्लेशन भी नेगेटिव है। एस्लेशन नेगेटिव कितना होता है, -2 इंटू माइनस कितना 9.8 है। 10 ले लेते हैं। वैसे नहीं बोला तो 9.8 लेना चाहिए कायदे से, बट हम 10 इसे ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए ना, थोड़ा सा ईजी करने के लिए। 49 यहाँ कर दो, तो 49 में 10 इज इक्वल टू 4.9 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। यही तुम्हारा आंसर है। आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.48 कितना इतना कुछ आएगा यार, है ना, 2.4849 कुछ आ जाएगा, 2.49 ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो ये वाला भी हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये चीज अच्छी है भाई, ये चीज अच्छी है। पहले तो उसने बोला कि भैया ये बता दे मुझे कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। फिर पहले तो हम पहले ये निकालते हैं कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, है ना। सिंपल सी टोटल जर्नी के टाइम बताना है हमें। चलो जी, बिल्कुल जी बताएंगे। पहले देखते हैं ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। ऊपर जाने में तो क्या, अब ऊपर जाने के टाइम कैसे निकालेंगे भाई, हमें एच निकल के आ गया हमारा, एच निकल के आ गया। अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, है ना। या फिर एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, है ना, इससे निकाल सकते हैं। इससे थोड़ी देर रुका नहीं जा रहा है, इस पेन से नहीं रुका जा रहा है क्या, यार दिक्कत देने लगा है यार। बच्चों रियली सॉरी यार फॉर दिस यार, ये क्यों हो रहा है, मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ से यार। एक बार मैं अगेन ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना ये क्वेश्चन हम भी, अब ये क्वेश्चन भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। नहीं हो रहा यार, देखो ना ये मैं पेन को टच भी नहीं कर रहा हूँ, स्टिल वो ना रह रहा है। चलो ठीक है, हम इतना कर पाए वही काफी है, वरना मेरे को लगा था इतना भी नहीं हो पाएगा शायद रिकॉर्ड, बट स्टिल ठीक है, जितना रिकॉर्ड हुआ वो काफी है ना। लेक्चर 27 मिनट का हो चुका है। हमने ये 12 क्वेश्चन कर रहे हैं कुल, हम अगले 12 ही बचते हैं कुछ। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, तुम्हारे 22 क्वेश्चन है कुछ, है ना, 22 है, देख लेते हैं इसमें। ये 22 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 बचे तुम्हारे, तो 10 हम अगले लेक्चर में, अब एक और लेक्चर बनाना ही पड़ेगा। मेरे को लगा था अगले लेक्चर में थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, बट शायद अब नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना। अगला लेक्चर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊं मैं क्या करूंगा, मैं एक पेपर पर सॉल्व करके पीडीएफ बना के लेके आऊंगा। उस पीडीएफ को खोल लेंगे साइड में, और इधर अपने वो खोल लेंगे, मैं पूरा समझा दूंगा उसमें तुम्हें पेपर पे, और वो तुम्हें डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। सो ये चैप्टर तो हम अच्छे से खत्म करेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट डाउन, मैं दोबारा बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पे छोड़ो वो चीज, ठीक है। तुम कमेंट कर देना सर ये नहीं आया, तो तुम्हारा क्या है ना, अगले अगर तुम आज ही कमेंट कर दोगे तो मैं अगले लेक्चर में वो चीज इंक्लूड कर दूंगा। अगर तुम बाद में भी कमेंट करते हो तो मुझे टीम बता देगी, मैं उसे अगले लेक्चर में या फिर आगे किसी लेक्चर में एक डाउट सेशन में लेके सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। करते हैं कुछ इसका यार, ये पेन टेबलेट का कुछ करते हैं, है ना, सही कराते हैं इसे, वरना इसकी सब बनाते कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय गाइस।